आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। मैं राजेश कुमार। अभी जो पूरे देश में लॉकडाउन के कारण जो पूरे स्कूल को बंद किया गया, ये एक ऐसा मुद्दा है कि बंद करने के बाद लॉकडाउन के समय का फीस लेने से और नहीं लेने के मुद्दे पर हमारे शिक्षा मंत्री का आदेश भी गया कि आपको फीस नहीं लेना है लॉकडाउन के समय का। उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल जो विद्यालय हैं, वो फीस को नहीं लेने से मानने को इनकार कर दिए। इस मुद्दे पर हम लोग आज बैठे हैं और कुछ अभिभावक हैं और ये पेशे से वकील भी हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है और ये इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ सामने बैठे सुनील कुमार जी हैं, जो कि एक अभिभावक भी हैं और अभिभावक के साथ साथ वकील भी हैं। तो पहले हम इनका स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ इनसे जानने का कोशिश करेंगे। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं वो हैं ये नीतीश टंडन जी हैं, जो अभिभावक हैं और वकील भी हैं। तो हम ये दोनों लोगों से आज राय जानने का कोशिश करते हैं और इन लोगों का क्या विचार है कि स्कूलों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सरकार को एजुकेशन को लेकर के क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सुनील जी। अभी जो वर्तमान स्थिति है और फीस को लेकर के जो चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या होना चाहिए? फीस को क्या फीस माफ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप जरा प्रकाश डालिए इस पर। सर्वप्रथम मैं सुनील कुमार डे, अधिवक्ता, जनपद न्यायालय बोकारो। मैं एक अभिभावक भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ। सभी अभिभावक को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज के समय में लॉकडाउन की जो परिस्थिति हुई और सभी परिवारों के ऊपर एक आर्थिक गाज पड़ा, जिसके वजह से सभी लोग आर्थिक रूप से अभी टूट चुके हैं। इस स्थिति में हमारे बच्चों का विद्यालय में पठन पाठन भी बहुत हद तक अवरुद्ध हुआ है। किंतु जिस तरह से लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चों के विद्यालय खुलने वाले थे या अभी तक नहीं खुल पाए हैं, लेकिन इससे पूर्व निजी विद्यालय के जितने भी हमारे राज्य, हमारे ज़िले में विद्यालय हैं, सभी निजी विद्यालय ने अपने अपने छात्रों का फीस के लिए, शुल्क के लिए अभिभावकों को फ़ोन से संपर्क करना, व्हाट्सएप में मैसेज करना, इस तरह की मानसिक प्रताड़ना दिए हैं। इसको हम मानसिक प्रताड़ना कहेंगे, जहां पर आर्थिक स्थिति से टूट रही हमारी देश की भारत, वहां पे अभिभावकों से यदि निजी विद्यालय 3 महीने का पूरा जो विद्यालय बंद रहा, उस बंद के दौरान का शुल्क की वसूली करने का एक बहुत ही घोर अन्याय कर रहे हैं। जहां तक कि झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने हम अभिभावकों की चिंता व्यक्त करते हुए निजी विद्यालय में 3 महीने जो विद्यालय बंद थे उसका शुल्क न लेने के लिए एक आह्वान किया, एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया। लेकिन निजी विद्यालय की इतनी ओछी और इतनी छोटी मानसिकता, ये आज हम लोग को समझ में आया। करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं निजी विद्यालय, काला बाजार बना हुआ है निजी विद्यालय। हमारे देश का सबसे बड़ा काला धब्बा यदि देखा जाए तो निजी विद्यालय हैं। आप ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारे बच्चे को देश का भविष्य बताते हैं, देश के भविष्य को आगे बताते हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार कभी भी हमारे देश के बच्चे जो भविष्य हैं उनके शिक्षा के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था को अमल में नहीं लाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी भी आगामी आने वाले चुनाव में अलग अलग एजेंडाओं पे, अलग अलग विकास पर अपना वचन पत्र समाज के सामने, देश के सामने, राज्य के सामने लाते हैं। लेकिन इस वचन पत्रों में बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की जो व्यवस्था है
उसमें सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। जहाँ जबकि देश जो है, सरकार और राज्य जो भी है, ये लोग ये कहने से नहीं चूकते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और इन बच्चों के बारे में ही कोई कुछ सोचने वाले नहीं है। एक छोटी सी बात बता दें, यदि कहीं भी किसी भी स्कूली बच्चों के ऊपर हमला या स्कूली बस के ऊपर हमला यदि होता है तो मीडिया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उन लोग अपनी राजनीति की दुकान खोल करके और एकदम रोटी सेकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन देश में, हमारे देश के जो भविष्य हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए कोई भी एक कड़ा कदम नहीं उठाते हैं। हर हमारे देश में राज्य के सभी राज्यों के अपने राजकीय स्कूल हैं, विद्यालय हैं। वहाँ पर देखा जाए तो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्षों की शिक्षा निःशुल्क है। किंतु आज भी ऐसे भी, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज भी हमारे राज्य में 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में सिर्फ 58.7% युवा ही पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। इसमें युवा वर्ग जो 21% हैं, वो कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं। वर्ष 2016-17 का एक आंकड़ा है कि हमारे राज्य में 47,449 विद्यालय हैं, जिसे बढ़ा करके 49,530 सरकारी विद्यालय हैं। प्रति 1 लाख बच्चों में, बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रति 1 लाख बच्चों में 115% बच्चे स्कूल में हैं। इसका मतलब कि 1 लाख यदि बच्चे 115 विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक विद्यालय में 868 विद्यालयों की कैपेसिटी है, जहां पर सरकारी विद्यालयों में सरकारी अध्यापकों को एक अच्छी और ऊंची राशि वेतन के रूप में दी जाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग निजी विद्यालयों के पीछे, हम लोग अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। निजी विद्यालय आज के समय में एक काला व्यापार है, इसके अलावा मैं इसको ज़्यादा रूप में नहीं कह सकता हूँ। मैं आगे इस चर्चा को बता सकता हूँ कि उनका काला व्यापार क्या है। 3 महीने के लिए यदि ये सरकार ने अगुवाई किया कि नहीं, आप सभी अभिभावकों से 3 महीने का स्कूल बंद के दौरान आप कोई शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन निजी विद्यालयों ने एकदम कमर कस ली कि नहीं, मैं इसमें कोई रियायत नहीं दूंगा। निजी विद्यालय का एक मन में शंका ये भी है कि मैं 3 महीने का यदि विद्यालय का शुल्क माफ कर देता हूं तो आने वाले समय में हमारे ऊपर और भी प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए निजी विद्यालय कमर कस के खड़ी है, हम किसी भी तरह की रियायत नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आप यदि सभी निजी विद्यालयों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित करने का, दिशा निर्देश करने का यदि अपने तरफ से एक ऑडिट किया जाए, एक परीक्षक किया जाए, तो आप देखेंगे कि निजी विद्यालय का जो लेखा जोखा है वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। बहुत ऊंची कीमत पर, बहुत ऊंची राशि लेकर शुल्क लेते हैं हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चों को वो शिक्षा इस तरह से देते हैं जो हमारे बच्चे ही हमारे देश के भविष्य के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर ज्ञात कर देते हैं। एक सामान्य आदमी निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक गरीब आदमी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है। बच्चों में भेद किया जाता है। ये भेद किस बात के लिए? जब देश एक है, बच्चे देश का भविष्य हैं, तो उनको सभी बच्चों को एक सामान्य रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। ये बच्चों का और हमारे देश के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। चलिए, इस पे हम लोग और भी चर्चाएं करेंगे सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हम लोग नीतीश जी का भी राय जानते हैं कि वो इसको किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से लेते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश टंडन। अभी यहाँ पेशे से तो अधिवक्ता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक अभिभावक के रूप में अपने विचार को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। हम ये शिक्षा के बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन अभी जिस मूल मुद्दा हमारा जो है कि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है, उसके परिचय के बाद पहले देखा जाएगा कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वो भी सरकारी जिनका नियंत्रण में होते थे। बाद में 4-5 साल में जब सरकारें आई तो उसके बाद कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई। लवली हुई, चाहे बहुत का नाम नहीं होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोले,
प्राइवेट हुआ, उसमें काफ़ी शिक्षा माफियाओं का काफ़ी योगदान रहा। और शिक्षा जो सबके लिए, जो हमारे संविधान में मूलभूत शिक्षा का अधिकार दिया गया था, उसका जो परिप्रेक्ष्य हमारे के अम्बेडकर जी ने जो सोचा था और जो संविधान रचयिताओं ने जो सोचा था, वो कहीं नहीं दिखता। वो कोई नहीं दिखा और हम लोग उससे अपने मूल मुद्दे से काफ़ी दूर भटकते गए। सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज, इस मामले में मैं दिल्ली सरकार का, किसी पार्टी विशेष का नहीं, मैं सिर्फ इसलिए होगा कि दिल्ली क्षेत्र में बहुत अच्छा किया गया सरकार के द्वारा। जो सरकारी विद्यालय थे, इतने मॉडल बनाए गए कि विदेश से भी लोग आए और उसके मॉडल को भी देखे। इसके लिए मैं प्रशंसा हूँ, क्योंकि सही है, हम लोग जब नागरिक हैं, हम लोग देखेंगे कि एक नागरिक के रूप में हमारा कौन सा राज्य किस चीज़ में बेहतर कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग सारे देश में अपनाने की सभी अभिभावकगण कोशिश करें। जहाँ तक बात आती है कि ये हमारे लॉकडाउन एक तरह से वर्ल्ड वार ही है। चाइना के द्वारा जैविक हथियार जो छोड़ा गया है, चाहे चाइना भी माने नहीं माने, वो अलग बात मुद्दा है, लेकिन वो जिस तरह से पूरे विश्व को अफेक्टेड किया है, उस तरह से ये क्या हुआ कि हर एक आदमी एक दूसरे से निकलना, मिलना जुलना कमर तोड़ दिया है। खास करके मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, आर्थिक स्थिति तो खत्म, चरमरा ही गई है पूरी व्यवस्था की। सबसे ज़्यादा दिक्कत अब हम अभिभावकों को इस तौर पर हो रहा है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको अगर हम बताएं कि तुम मास्क लगा के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, हाथ में तुम स्टेरिलाइजर लगाओ, तो वो लोग क्या करेंगे कि बच्चे बात मानेंगे नहीं मानेंगे, हमारे 10 मिनट तक देखेंगे हैं। जब हम स्कूल भी भेजेंगे तो भी हमारी चिंता रहेगी, स्कूल बस में जब भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, बस में कैपेसिटी से पहले ही ज़्यादा बच्चों को बैठाया जाता है, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मान्य होगा। एक तो छोटा सा उदाहरण के तौर पे ये भी लिया जा सकता है कि स्कूल वाले लोग जब एक दिन का पिकनिक मनाते हैं, तो उस पिकनिक में भी पूरे तरीके से मेंटेन नहीं करवा पाते हैं कि छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का हाथ सफाई होना चाहिए, हाथ साफ करके खाना है, या ज़मीन पे नहीं बैठना है, या बैठने का समुचित व्यवस्था किया जाए। तो ऐसे में क्या आप लोगों के नज़र में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि स्कूल के तरफ से इस सुविधा को लेकर के कितना मेंटेन करेंगे? क्या केवल ये फीस लेना ही इनका समस्या है, या बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी इन लोगों का कोई कर्तव्य है या निर्वहन है? एक छोटी सी घटना मैं बता दूं, मुझे ये आ रही है कि मैं सैनिटाइजर का नाम पहले जब सुना था, जब मेरे बच्चे ने मुझे 1.5 साल पहले 2 साल बोला, पापा स्कूल में सैनिटाइजर मांगा गया है, वो चीज़ आज आ गया। और लेकिन हमारा अभी जो हम लोग मूलभूत देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में है, जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो स्कूल हम लोगों से फीस मांग रहे हैं, सरकार ने बहुत सारी रियायतों की भी कोशिश की, काफ़ी मंत्रियों ने भी अपने तरफ से आदेश तो नहीं पारित किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट था कि आप सोशल या देश के भविष्य को सोचते हुए और देश की जनता की जो आर्थिक स्थिति उसको सोचते हुए उसमें कुछ कटौती करें। क्या मंत्री साहब का ये रिक्वेस्ट करना जायज़ तो था, लेकिन क्या इसके बाद मंत्री साहब के पास ये पावर नहीं है कि स्कूलों के ऊपर जो है कि कड़ी कार्रवाई करें या कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा करें? ये मुद्दा सिर्फ हमारे झारखंड या बोकारो क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे पूरे देश की बात है। सारे अभिभावकगण, कुछ एलिट क्लास को छोड़ के सारी जनता, जो हम लोग भारतीय मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से, सब अफेक्टेड हुई है। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा कहा गया था कि आप डेवलपमेंट फीस नहीं लिए, ये मत लीजिए, और जो वो लोग एक्स्ट्रा फीस जोड़ते हैं वो नहीं कीजिए। और लॉकडाउन पीरियड में जो भी आ रहा है, तो निजी स्कूलों ने एक बहुत सोची समझी चाल चली। उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से हुआ बच्चों को ठीक है, कैमरा हम लोग दे दिए, मोबाइल दे दिए, उसमें लेकिन कितने % लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ये मुहैया करवा पाए होंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस करो, उसके लिए हम एक लैपटॉप दे देते हैं या एक मतलब मोबाइल परचेज करके दे देते हैं? ऐसे कितने % लोग होंगे? ऐसा जहाँ तक मेरा अपना अनुमानता है, देश में 20 से 25% से ज़्यादा लोग इसको मुहैया नहीं करा पाएंगे। लेकिन फिर भी जहाँ तक सरकारी स्कूल के भी तरफ से भी फिर भी बहुत सारे कोशिश किए गए। फिर मैंने एक उदाहरण देखा कि एक मास्टर साहब गांव में
अपने आम के बगीचे में ही सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हुए बच्चों को ही पढ़ाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे अनुकरणीय उदाहरण भी आज सामने आए हैं, लेकिन कुछ निजी विद्यालयों का इस तरह से जो फीस के लिए दबाव डाल देना है हमारे अभिभावकों को, ये सही नहीं है। ठीक है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि स्कूल की में भी खर्चा होता है, वहाँ भी कर्मचारी हैं, वहाँ भी अध्यापक हैं, उनका भी वेतन चलना चाहिए, उनकी भी चलनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे विचार आना चाहिए जिससे कि हम अभिभावकगण भी अच्छे से रहें और उनके कर्मचारियों का भी होना चाहिए। बीच की एक रास्ता निकाल, मेरे विचार से, मैं अपने विचार कह रहा हूँ, एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए कि अभिभावकों के पर भी बोझ ना पड़े और उनके भी कर्मचारियों को वेतन, उनके भी परिवार का भरण पोषण चलना चाहिए। तो हमारी सरकार को, खासकर हमारी झारखंड गवर्नमेंट को मैं जिससे हमारे मुख्यमंत्री साहब से, हमारे शिक्षा मंत्री साहब से भी यही अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह से एक बीच का रास्ता निकालें कि हम अभिभावकगण भी अच्छे से रहें, स्कूल के कर्मचारी, हमारे शिक्षक, माननीय शिक्षक भी अपने परिवार की रोजी रोटी चला पाए। ये मेरा ये निजी विचार है, मैं ये सरकार से अनुरोध। तो अभी जैसे कि एक आता है मुद्दा कि जो स्कूल वालों को पहले, चूँकि आज से हमको लगता है कि 10 साल 12 साल पहले रीएडमिशन के नाम से कुछ हुआ ही नहीं करता था, रीएडमिशन के नाम का कोई शब्द ही नहीं हुआ करता था। जो अभी जो है कि ये हो गया है कि रीएडमिशन एक प्रचलन बन गया है सारे जगहों पे, निजी विद्यालयों में। तो जो ये रीएडमिशन ले रहे हैं, तो इस पैसों का आखिर वो होता क्या है? इस पैसे का किस चीज़ के मद में ये पैसा खर्च होता है? रीएडमिशन के नाम पे ले, या स्कूल डेवलपमेंट के नाम पे ले, या अदर्स वार्षिक शुल्क के नाम पर ले। ये तो एक तरीके से कहा जाए कि काला बाजारी है। चूँकि शिक्षक का सैलरी की जहाँ तक बात आती है, तो शिक्षक की सैलरी तो जब रीएडमिशन या वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाता था तब भी पेमेंट होती थी, और उसी अनुसार होती थी जिस अनुसार आज हो रही है। आज ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आ गया है रीएडमिशन या वार्षिक शुल्क लेकर के कि टीचरों की पेमेंट और सैलरी जो है कि बहुत ज़्यादा भाग गया है और देना पड़ रहा है, जिसके कारण ये लिया जाए। और सरकार के तरफ से भी, जबकि रांची हाईकोर्ट के तरफ से भी ये आदेश किया गया है कि रीएडमिशन या वार्षिक शुल्क नहीं लेना है, और ऐसे में निजी विद्यालय के द्वारा ये जो वसूला जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? सर सुनील सर, आपसे मैं ये जवाब चाहूँगा। देखिए राजेश जी, राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय ने रीएडमिशन हमारे देश में बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसको एक कालाबाजारी के रूप में व्याप्त किया था। अब जब अभिभावक लोग इस रूप में जागरूक हुए, एक आंदोलन चलाएं, तब रीएडमिशन में के नाम का बदलाव हो के लिए माननीय न्यायालय ने और राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया कि कोई भी विद्यालय नए वर्ष में बच्चों का पंजीकरण, नए पंजीकरण के नाम से, रीएडमिशन के नाम से कोई भी शुल्क नहीं लेगी। लगभग सभी विद्यालय ने इसका अनुपालन भी किया, लेकिन जो विद्यालय इस बारे में अनुपालन यदि नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय और राज्य सरकार के नियमों का अवहेलना करते हैं। बात मैं आपको छोटी से बताता हूँ। एक सामान्य आदमी जो किसी भी तरह से, यदि मान लीजिए वो प्राइवेट नौकरी या किसी भी तरह का व्यवसाय करके वो मासिक यदि 30,000 रुपये भी महीना कमाता है, सिर्फ मासिक 30,000, एक हम एवरेज मान के चलते हैं, कोई 30,000 रुपये कमाता है तो उसका सालाना इनकम 3,60,000 रुपया होता है। उसके पास सारी चीज़, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो 30,000 रुपये प्रति महीना भी कम पड़ जाते हैं। उस 30,000 रुपये के एक हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, किसी का 50,000 भी होगा, किसी का 10,000 भी होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यदि परिवार में सिर्फ दो ही अच्छे होते हैं, 2 ही बच्चे की हम बात करते हैं। यदि 2 बच्चे यदि हैं तो एक बच्चे का छोटे से क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बीच में यदि आप देखेंगे तो बड़े बड़े विद्यालयों में या छोटे छोटे विद्यालय में, जो कि वो पंजीकृत भी नहीं है, राज्य सरकार शिक्षा निदेशालय से वो पंजीकृत भी नहीं है। अभी तो सामने ये जब रीएडमिशन और 3 माह की शुल्क वाली बात आई, तब राज्य सरकार ने सख्ती करते हुए सभी विद्यालयों को जो पंजीकृत नहीं है, एलिफेटेड नहीं है, उन लोगों को एक दिशा निर्देश जारी किया कि आपने किसी भी जगह से आपने उस संस्था को रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं कराया, आप नए सिरे से पंजीकृत कराएं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने शारीरिक परिश्रम करता है, अथाह परिश्रम करता है। एक बच्चा की एडमिशन चार्जेस, मेरे ख्याल से नीतीश जी आप भी अपने बच्चे का एडमिशन के लिए प्रत्येक महीना मासिक शुल्क जमा करते होंगे, तो 2500 रुपए, एक हम छोटा सा उदाहरण करते हैं, 2500 रुपए प्रति महीना हम लोग देते हैं एक बच्चे पर। और 2500 रुपए देने के साथ साथ 500 रुपए हम लोग वाहन शुल्क के लिए देते हैं, यानी 3000 रुपए हो गया। 3000 रुपए होने के बाद हम इसको यदि सालाना जोड़ देते हैं तो 12 या 36,000 रुपए हो जाते हैं। अब सालाना के साथ साथ बच्चे का तो मासिक शुल्क से होता नहीं है पढ़ाई, साथ में उनके यूनिफॉर्म का, शूज का, सारी चीज का यदि देखा जाए तो एक्टिविटी में भी सालाना मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म और शूज का मान के लिए 3000 रुपए लग जाते हैं। तो 36 और 3